कर क्या रही हो तुम? कबीर ने उसे खुद से दूर करते हुए पूछा। तो प्रिया ने मशरूफ अंदाज में कहा, हिलिए मत सुपरमैन, वरना गिर जाओगे। मैं आपको भी गोद में उठाकर उड़ने वाली हूँ। प्रिया ने वापस उसे मजबूती से पकड़ लिया। तो कबीर का मन किया कि एक थप्पड़ लगाकर उसका सारा नशा झाड़ दे, लेकिन उसने पेशेंस रखकर प्रिया को प्यार से समझाया। प्रिया, हम उड़कर नहीं जा सकते अभी। लेकिन क्यों? माना कि आप बहुत भारी हो, लेकिन मेरे पास भी बहुत पावर्स हैं। देखिए, प्रिया अपने पतले हाथों को ऐसे शो कर रही थी मानो उनमें कितनी ताकत हो। कबीर ने एक नज़र उसके हाथों पर डाली तो उसे हंसी आ गई। उसे हंसते देखकर प्रिया को शायद बेइज्जती महसूस हुई, इसीलिए उसने अपनी इस बात पर जोर डालकर उसे यकीन दिलवाने की कोशिश की। सच में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। समझ गया मेरी सुपर गर्ल, अब कुछ भी बाद में करना, फिलहाल कार में बैठ कर दिखाओ। कबीर ने कहने के साथ उसे बिना कोई मौका दिए गोद में उठाकर कार में डाल दिया। प्रिया नाराज होकर निकलने लगी तो उसने कार का डोर लॉक कर दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। प्रिया इस हालत में खुद सीट बेल्ट नहीं लगा सकती थी, इसलिए कबीर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगा। इस वक्त उसने ध्यान नहीं दिया कि वो प्रिया के कितने करीब है। प्रिया सब भूलकर उसे ध्यान से देखने लगी। कबीर बेल्ट बांधकर हटने वाला था कि प्रिया ने उसके गाल पर किस कर दिया। कबीर चौंक कर उसे देखने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था, लेकिन उसकी इस हालत से अनजान प्रिया अपने इस काम से बहुत खुश नजर आ रही थी। उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। कबीर ने भी खुद को संभाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने सीधे अपने घर के आगे आकर ही गाड़ी रोकी। रास्ते भर प्रिया ने उसे अपनी ऊटपटांग हरकतों और सवालों से बहुत परेशान किया, पर फिलहाल वो बच्चों के जैसे रो रही थी। कबीर गाड़ी से बाहर निकला और प्रिया को जगाने के लिए साइड का डोर खोला, लेकिन उसने उसे जगाया नहीं। कुछ उसे इतनी गहरी नींद में देखकर और कुछ इस डर से कि कहीं जाग कर वो वापस उल्टी सीधी हरकतें ना स्टार्ट कर दे। उसने घर का मेन डोर अनलॉक किया और गाड़ी के पास आ गया। उसने कुछ पल उसे प्यार से देखा, फिर उसको धीरे से गोद में उठाकर अंदर आ गया। कमरे में आकर उसने प्रिया को बेड पर सुलाने की कोशिश की, तभी वो फिर जाग गई। कबीर ने पहले तो सुलाने की कोशिश की, लेकिन जब वो सोई नहीं तो उसने उसे बिजी रखने के लिए टीवी ऑन कर दिया। फिर उसे बहला फुसलाकर सोफे पर बैठाकर खुद बाहर आ गया। उसने मेन गेट को लॉक किया और किचन में प्रिया के लिए नींबू पानी लेने चला गया। जब वो वापस रूम में आया तो देखा कि प्रिया कोई हॉलीवुड मूवी देख रही थी। उसे शांत देख कबीर ने चैन की सांस ली ही थी कि उसका ध्यान टीवी पर गया, जिसमें इस वक्त एक किसिंग सीन चल रहा था जिसे प्रिया टकटकी लगाए देखे जा रही थी। कबीर ने तुरंत रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। वो अब कोई नया तमाशा नहीं चाहता था, लेकिन उसके ऐसा करने से प्रिया नाराज हो गई। उसने गुस्से में कहा, बंद क्यों किया? कितना अच्छा सीन चल रहा था। बाद में देख लेना टीवी, अभी ये पियो। कबीर ने नींबू पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो प्रिया ने मना कर दिया। मुझे ये नहीं पीना, मुझे फ्रूट जूस पीना है जैसा आज पार्टी में था। कबीर ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसकी हालत देखकर शांत ही रहा। ये भी फ्रूट जूस ही है, इससे तुम्हारी सारी पावर्स बूस्ट होंगी। कबीर ने उसे उसकी सुपर गर्ल वाली बात याद दिलाई तो प्रिया ने तुरंत गिलास पकड़कर अपने होंठों से लगा लिया। कबीर ने राहत की सांस ली और खुद भी पानी पीने लगा, क्योंकि प्रिया के साथ बोलते बोलते उसका गला सूख गया था। पानी पीते पीते ही कबीर ने प्रिया की नजरें खुद पर महसूस की तो उसकी ओर देखा। वो अब गिलास रखकर उसे एकटक देख रही थी। क्या हुआ? कबीर को उसके देखने का तरीका बहुत अजीबोगरीब लगा, इसलिए उसने पूछ लिया। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, उसी तरह बिना पल के झपकाए उसे देखते रही। अब पता नहीं कौन सी खुराफात चल रही है इसके दिमाग में, कबीर ने दिल ही दिल में सोचा और गिलास का बाकी बचा पानी खत्म करना चाहा। तभी प्रिया अचानक से बोल पड़ी, मुझे भी किस करना है। कबीर के मुंह में भरा पानी बाहर आ गया और वो बुरी तरह से खांसने लगा। जब थोड़ी राहत हुई तो उसने प्रिया को देखा, जिसके चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत पसरी हुई थी और वो बड़ी सी मुस्कान लिए उसको ही देख रही थी, मानो उसका जवाब सुनना चाहती हो। कबीर ने उसे समझाने के लिए मुंह खोला ही था कि प्रिया उसके पास आकर रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज प्लीज प्लीज। कबीर समझ गया कि अब उसकी मांग पूरी किए बिना उसका पीछा नहीं छूटने वाला, इसलिए उसने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरा और बेहद प्यार से उसके माथे पर किस किया ताकि वो शांत हो जाए। लेकिन प्रिया को तो उस मूवी के एक्टर्स की तरह किस करना था, इस वजह से उसने बुरा सा मुंह बना लिया। क्या आपको किस करना भी नहीं आता सुपरमैन? वो उससे नाराजगी से बोली। कबीर ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया और कबर्ड से कपड़े निकालने लगा। लेकिन प्रिया भी कहाँ कम थी, वो उठकर उसके पास आ गई। इस वक्त वो उसके पीछे इतने पास खड़ी थी कि कबीर पलटा तो वो उससे टकराकर गिरते गिरते बची, क्योंकि कबीर ने उसे पकड़ लिया था। प्रिया, चलो सो जाओ। कबीर समझा रहा था कि वो क्या चाहती है। ये मांग अगर वो नॉर्मली करती तो शायद वो बहुत खुश होता, लेकिन इस वक्त वो अपने होश में नहीं थी और कबीर किसी का फायदा उठाने वालों में से नहीं था।
चाहे वो कोई उसकी खुद की बीवी ही क्यों ना हो। भले ही प्रिया पर उसका हक था, लेकिन ये हक भी वो तभी लेना चाहता था जब प्रिया अपने पूरे होशो-हवास में, पूरे अपने मन से अपने करीब आने का हक दे। नहीं, पहले मुझे किस चाहिए। प्रिया भी पूरी तरह जिद पर उतर आई थी। कबीर को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे किस तरह से समझाए। से उसकी बातें कबीर को बेचैन कर रही थी, लेकिन वो बहक कर प्रिया और खुद की नजरों में गुनहगार नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसने उसे डांट दिया। बस बहुत हो गई जिद, आज के लिए इतना ड्रामा काफी है, चलो सो जाओ चुपचाप। प्रिया डांट पड़ने पर शांत होने के बजाय रोने लगी तो कबीर और भी ज्यादा हैरान परेशान हो गया। उसने प्रिया को सीने से लगा लिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। बहुत गंदे हो, कभी मेरी मर्जी नहीं चलने देते, हमेशा पहले मुझे रुलाते हो फिर आ जाते हो मुझे चुप कराने। मैंने क्या मांगा, सिर्फ एक छोटी सी किस, लेकिन आपके पास तो वो भी नहीं है। प्रिया उसके सीने से लगे बोले जा रही थी, जबकि कबीर उसके सिर पर हाथ फेरते उसकी बातों को सुन रहा था। जब उसका बड़बड़ाना कुछ कम हुआ तो उसने कहा, तुम बहुत थकी हो ना, इसलिए अभी सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं। मुझे नहीं सोना, क्योंकि मैं सो जाऊंगी तो आप दूर चले जाओगे, जैसे हमेशा मुझे छोड़कर चले जाते हो। आपको पता है मैं आपको कितना मिस करती हूँ। प्रिया की आवाज रोने वाली हो गई थी। जानता हूँ, कबीर बोला तो प्रिया ने अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। नहीं, आप कुछ नहीं जानते। मेरी किसी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानते आप। मुझे आपके साथ रहना पसंद है। जब आप साथ रहते हो तब सब अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश रहती हूँ। लेकिन फिर आप चले जाते हो मुझे छोड़कर, बिना बताए, बिना कुछ कहे। उस वक्त बहुत तकलीफ होती है, बहुत गुस्सा आता है आप पर, लेकिन मैं खामोशी से सब सहती रहती हूँ। अकेले में रोती हूँ, फिर खुद ही खुद को समझा लेती हूँ, क्योंकि मेरी बात सुनने के लिए आप तो होते ही नहीं हो। प्रिया नशे की हालत में भी इमोशनल हो गई थी। आज उसने वो सब बातें भी शेयर की थी जिनसे वो हमेशा इनकार करती रही थी। कबीर को बुरा लग रहा था, हालांकि वो पहले से ही जानता था कि उसने प्रिया को कितना हर्ट किया है, लेकिन उसके मुंह से सुनने के बाद उसका गिल्ट और बढ़ गया था। बस इस बार माफ कर दो, अब कभी तुम पर अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब एक ही सिचुएशन में तुम्हारा सुपरमैन तुमसे दूर होगा, जब ये सांसें नहीं रहेंगी इस जिस्म में, जब ये धड़कनें रुक जाएंगी। कबीर ये सोच रहा था कि प्रिया ने अचानक से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कबीर इस बात के लिए अभी रेडी नहीं था, इसलिए वो शॉक्ड हो गया। फिर जब वो संभला तो प्रिया को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया में मानो सच में कोई सुपर पावर्स आ गई थी। वो उसे लगातार किस कर रही थी, जिसकी वजह से कबीर भी कुछ पल कमजोर पड़ गया और उस एहसास को महसूस करने लगा। उसकी आंखें भी बंद हो गई थी और वो इस एहसास में डूबने लगा था। प्रिया के हाथ अब उसकी गर्दन से होकर उसके शरीर पर चलने लगे थे और जब वो कबीर की शर्ट के बटन को खोलने की कोशिश करने लगी तब कबीर ने चौंक कर आंखें खोली। उसने उसके हाथों से अपनी शर्ट को जबरदस्ती छुड़ाकर उसे वापस से सीने से लगा लिया। प्रिया उससे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन कबीर ने उसे वैसे ही मजबूती से चिपकाए रखा। कुछ देर झटपटाने के बाद नशे की वजह से वो भी थककर उसी सिचुएशन में सो गई। तब जाकर कबीर ने उसके ऊपर से अपनी पकड़ ढीली की और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर सुला दिया। प्रिया थोड़ी सी हिली तो कबीर ने उसे थपकी दे दी, जिससे वो वापस सो गई। कबीर ने भी अब चैन की सांस ली। उसकी नज़र इस वक्त प्रिया के चेहरे पर थी, वो चेहरा जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था, जिसे वो दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, लेकिन जाने अनजाने में उसे उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द दे दिया था। उसने मन ही मन उसे प्रॉमिस किया, जो भी चीज़ें पास्ट में हुई मैं उन्हें बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में कभी तुम्हें हर्ट ना करूं। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। जब इन आंखों में मायूसी और दर्द देखता हूं तो दर्द होता है। पता है पहले मरने से डर नहीं लगता था, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई हो मैं डरने लगा हूँ। अब ज़िंदगी जीने का मन करता है, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम पर अपनी कोई मर्ज़ी नहीं चलाऊँगा। इस बार वो ही होगा जो तुम चाहोगी। अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो भी और नहीं चाहिए तब भी, मैं तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करूँगा। लेकिन प्लीज़ तुम भी मुझ पर रहम कर देना यार, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। इतना भी मज़बूत नहीं हूँ कि तुम्हें पाकर फिर से खोने का दर्द बर्दाश्त कर पाऊँ। मैंने धीरे से उसके माथे को चूम लिया। ऐसा करते उसे प्रिया की कुछ देर पहले वाली डिमांड याद आ गई तो उसके होंठ पर बस ही मुस्कुराहट है। अब देखो कितनी मासूमियत दिखाई दे रही है मैडम के चेहरे पर। कौन कहेगा कि थोड़ी देर पहले ये लड़की मेरी जान मुश्किल में डाले हुए थी। खुद तो नशे में टुन थी और मुझे बिना पिए ही नशा चढ़ने लगा था। डिमांड भी इतनी खतरनाक, सीधे कह दिया कि किस करना है। अच्छा हुआ कि सो गई, कुछ पल और जगी होती तो आज पक्का ये लड़की मेरी जान ले लेती या फिर इज्जत। उसने प्रिया को अच्छे से ब्लैंकेट में कवर किया और अपना मोबाइल उठाकर मिस्टर और मिसेज जावेद को मैसेज करके पार्टी से बिना बताए चले आने के लिए माफी मांगी। फिर चेंज करके अपनी साइड आकर लेट गया। इस बार उसने पूरे हक से प्रिया को अपनी बाहों में भरा और आंखें बंद कर ली। आज वो बहुत थक गया था, इसलिए कुछ देर में ही उसे भी नींद आ गई।
सानिया के लिए पिछले 2 दिन बहुत खुशियों भरे थे। एक तरफ अबरार जैसे शख्स से उसका पीछा छूट गया था, दूसरा उसके और बाबा के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। साथ ही अम्मी भी ठीक थी। हाँ, उन्हें थोड़ी वीकनेस अब भी थी, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। आज का पूरा दिन उसका बाबा के साथ गुजरा था। उसने बाबा के साथ बातें की, उनके साथ ही खाना खाया। जिन लम्हों के लिए वो बचपन से तरसी थी, वो आज उसे मिले थे। हालांकि थोड़ी झिझक अभी बाकी थी उनके दरमियान। अब इतने सालों की दूरी एक दिन में तो नहीं सिमटने वाली थी, लेकिन अब उसे यकीन था कि उनका रिश्ता एक दिन बेहतर से बेहतरीन होगा। आपने बताया नहीं कि आपको कैसे ये सब पता चला? मेरा मतलब है अबरार और अब्बा हुजूर के बारे में। रज़िया बेगम ने पूछा तो सानिया भी उनकी तरफ देखने लगी। हालांकि सच्चाई दोनों ही जानती थी, लेकिन वसीम जी से पूछने का मकसद सिर्फ ये जानना था कि वो विराट के बारे में क्या सोचते हैं। हमें किसी ने अबरार की एक वीडियो सेंड की थी, उसके साथ ही एक नोट कि अबरार अच्छा लड़का नहीं है। ये बात अब्बाजान जानते हैं, फिर भी उससे सानिया की शादी करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके खानदान की लड़की खानदान से बाहर जाए। ऊपर से सानिया के हिस्से की वो प्रॉपर्टी जो मेरी संतान होने के नाते इसे मिलने वाली थी, उनका मालिक खानदान के बाहर का कोई हो। सानिया ये शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं तुम्हारी बीमारी को लेकर। साथ ही शादी की नई डेट को लेकर भी जानकारी थी। मुझे हैरानी हो रही थी कि इस शादी की इतनी जल्दी क्यों है अब्बाजान को, कि मेरे आने तक का वेट भी नहीं कर सकते। और तुम्हारी कौन सी बीमारी की बात हो रही है, जबकि तुम्हें कोई बीमारी है ही नहीं। ऊपर से तुमसे मेरी बात हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गए थे। तुम्हारा नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था, और जब अब्बा या किसी और को फ़ोन करके तुमसे बात करवाने को कहता, तो सब कोई ना कोई बहाना बना देते। इसलिए जब ये मेल मिला तो मुझे कुछ गलत होने की आशंका होने लगी। बस फिर क्या था, मैंने उसी वक्त वापस आने की ठान ली। सिर्फ थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने मेरी बच्ची की ज़िंदगी का सौदा कर दिया। इतनी सारी साजिशें रची। रज़िया बेगम के लहजे में अफसोस और गुस्सा दोनों था। भूल जाओ ये सब। तुम हमेशा से जानती हो ना कि उन्हें जो सही लगता है उसे करने या करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे लिए यही बड़ी बात है कि इस समय रहते सानिया की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स का जिसने मेरी मदद की। उसने ना सिर्फ मुझ तक सब बातें पहुंचाई, बल्कि मेरे वापसी के लिए इमरजेंसी टिकट का भी इंतजाम किया, वरना इतनी जल्दी पहुंचना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। मुझे आपको कुछ बताना है, रज़िया बेगम ने कहा तो वसीम जी ने गर्दन हिलाकर बोलने का इशारा किया। सानिया सिर झुकाए सब सुन रही थी। ऊपर से तो वो नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। जिस लड़के ने आपकी मदद की उनका नाम विराट राजपूत है। सानिया और वो कॉलेज में साथ ही थे। विराट बहुत अच्छे ख्यालों के लड़के हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। रज़िया बेगम ने कहा तो वसीम साहब के चेहरे के भाव बदल गए। तुम जानते हो ना कि तुम क्या कह रही हो? उन्होंने कड़े तेवरों में पूछा तो सानिया के साथ साथ रज़िया बेगम भी सहम गई। जी, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। विराट बहुत अच्छा लड़का है, और उनकी वजह से ही सानिया की जिंदगी बर्बाद होने से बची। आप भी तो उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे अभी। 1 मिनट उसने मेरी मदद की, उसके लिए मैं सारी जिंदगी उसका एहसानमंद रहूंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं कर सकता। तुम्हें लगता होगा कि मैं इस मैटर से अनजान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बहुत पहले से पता है, इसलिए मैंने उस लड़के की पूरी छानबीन करवाई। उसकी जिंदगी में सानिया के अलावा भी कई लड़कियां थी। वो कभी किसी भी रिश्ते में सीरियस नहीं रहा, ना ही उसका स्वभाव ऐसा है कि वो कोई जिम्मेदारी उठा सके। मौज मस्ती सैर सपाटा यही सब करते आया है वो लड़का, सिर्फ अपने बाप के पैसे को बर्बाद करना। अभी तो उसकी उसके घर वालों से भी नहीं बन रही है, इसलिए घर छोड़कर बाहर रह रहा है। एक नौकरी के अलावा कुछ नहीं है उसके पास। आप कब से लोगों को पैसे के बेस पर तोड़ने लगे? आप तो अभी अब्बा हुजूर की तरह बातें कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि उनका पास्ट क्या था, लेकिन ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो हमारी सानिया से बहुत प्यार करते हैं। उनकी सच्चाई उनकी आंखों में दिखती है। जानते हैं, सिक्किम ट्रिप पर भी सानिया की मदद करने वाले वही थे। सिर्फ सानिया के लिए उन्होंने अपना घर परिवार और दुनिया भर के ऐशो आराम को ठुकराने में एक पल नहीं लगाया। क्या कुछ नहीं सहा, सिर्फ इसलिए ताकि खुद को साबित करके अपने पापा को सान्या को एक्सेप्ट करने के लिए राजी कर सकें। प्यार और सच्चाई बहुत कुछ जानती हो तुम उस लड़के के बारे में। फिर ये भी जानती होगी कि आजकल जिस लड़की के साथ वो समय बिता रहा है वो कौन है? लड़की? उन्होंने सान्या की तरफ हैरानी से देखा, जो खुद भी हैरान परेशान थी। हाँ, लड़की जिसके साथ सान्या की गैर मौजूदगी में उसका समय बीत रहा है। उसकी बेशर्मी की कोई लिमिट्स नहीं है। ऐसे लड़के को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। वसीम साहब ने अपना फैसला सुना दिया। सानिया का वहां रुक पाना और खुद को संभाले रखना मुश्किल हो गया। वो ना तो अपने बाबा से बहस कर पा रही थी और ना ही विराट के बारे में कुछ गलत सुन पा रही थी, इसलिए वो रोते हुए वहां से बाहर चली गई। सानिया ने विराट को सब बता दिया था। विराट ने उसे नेहा के बारे में बता दिया। सानिया को उस पर भरोसा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि बाबा को कैसे समझाए।
विराट भी इस बात को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन उसने सानिया से प्रॉमिस किया कि वो कुछ भी करेगा, लेकिन उससे खुद से दूर नहीं होने देगा। सानिया का डर तो अब भी कायम था, लेकिन उसे विराट पर यकीन भी था कि वो अपना वादा हर हाल में पूरा करेगा। इसलिए कुछ हद तक रिलैक्स भी हुई थी। फोन कट करने के बाद विराट सोच में डूब गया। वो एक नई अड़चन अपनी मोहब्बत के दरमियान अफोर्ड नहीं कर सकता था। पूरी रात वो यही सब सोचता रहा। इस वजह से सो भी नहीं पाया। सुबह होते होते उसने सोच लिया था कि क्या करना है। इसलिए जल्दी ही तैयार होकर वसीम साहब से मिलने उनके ऑफिस पहुंच गया। वसीम ऑफिस पहुंचे तो बाहर कुर्सी पर बैठे विराट पर उनकी नजर पड़ी। वो उसे पहचान गए थे। पियोन ने उन्हें बताया कि लड़का सुबह से ही उनका इंतजार कर रहा है। विराट उन्हें देखकर खड़ा हुआ और जैसे ही बोलने को हुआ वो उसे इग्नोर करके अंदर चले गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो उससे नहीं मिले। विराट भी जिद्दी था। उसने भी ठान लिया था कि आज चाहे जो भी हो जाए वो उनसे बात किए बिना नहीं जाएगा। वो भी पूरे दिन भूखे प्यासा वहीं बैठा रहा। अंत में वसीम साहब ने हार मानकर उसे अंदर बुलाया। हेलो सर, मेरा नाम विराट है। विराट ने केबिन के अंदर आते हुए अपना परिचय दिया, लेकिन वसीम साहब ने रूडली कहा, यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? सर, मैंने कोई तमाशा नहीं किया, मैं बस आपसे मिलना चाहता था। विराट ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। आपको शायद सानिया ने बताया नहीं कि हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। वसीम साहब अब सीधे मुद्दे पर आ गए थे। जी, मुझे पता चला, इसीलिए। विराट कुछ कहने की कोशिश कर रहा था कि वो उनकी बात बीच में ही काट कर बोले, देखिए, मुझे जो कहना था कल बता दिया। आपके यहाँ आने से मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है, इसलिए आप बेकार में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अंकल, आई मीन सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मेरी तो वो जिंदगी है। उसे मुझसे दूर मत करिए। विराट उनके इस अंदाज पर परेशान हो गया, इसलिए उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा। ये सब कहने की बातें हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि दो चार मुलाकातें कर ली, कुछ दिन हाथ पकड़कर घूम लिया और हो गया प्यार? प्यार की असली परीक्षा शादी के बाद शुरू होती है। ये कोई 2 दिन का नाटक या फिर मौज मस्ती का नाम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप में और सानिया में जमीन आसमान का फर्क है। हैसियत में, धर्म में, जाति में, रीति रिवाजों में कोई समानता ही नहीं है। रिश्ता कभी कामयाब नहीं होगा। आपने तो बिना परीक्षा दिए ही हमारे रिश्ते को फेल कर दिया सर। जब मुझे सानिया से प्यार हुआ तो सिर्फ उसकी अच्छाइयों और उसकी खूबियों से हुआ। उस वक्त मौका ही नहीं मिला कि इतना सब कुछ सोच सकूं। और अब ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरी जिंदगी बन चुकी है। मुझे हमारी हैसियत, धर्म, जाति या फिर रीति रिवाजों से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक समानता को मानता हूँ, और वो हमारे बीच में है, प्यार। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे लिए हर चीज से बढ़कर है हमारा आपसी प्यार, एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास। जमीनी हकीकत से सामना होगा तब ये सारे फिल्मी डायलॉग्स काम नहीं आएंगे। जिस प्यार और भरोसे की बात कर रहे हो ना, सबसे पहले रिश्तों का साथ यही लफ्ज छोड़ते हैं। फिर पैदा होती है गलतफहमी और टकराव, उसके बाद अलगाव होते समय नहीं लगता। ऐसा कभी नहीं होगा सर। मुझे हमारे प्यार पर विश्वास है, और अगर कभी ऐसी नौबत आई तो मैं जी जान लगा दूंगा हमारे रिश्ते को बचाने के लिए। विराट ने दृढ़ता से कहा। तो वसीम साहब व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, तुम्हें अंदाजा भी है कि अपनों से लड़ना कितना मुश्किल होता है? टूटकर बिखर जाओगे बरखुरदार। कोई बात नहीं सर, मैं सानिया को पाने के लिए टूटकर बिखरने को भी तैयार हूँ। मुझे बस सानिया चाहिए, उसके लिए किसी भी मुश्किल से लड़ना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा। वसीम साहब चाहकर भी विराट की बातों में झलक रहे आत्मविश्वास और जुनून को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी बेटी दर दर की ठोकरें खाए। मैं उसके लिए सिर्फ एक अच्छा हमसफर ही नहीं, एक बहुत अच्छा परिवार भी चाहता हूँ, ताकि जो प्यार सम्मान उसे इस परिवार में नहीं मिला, उसकी कमी उसके ससुराल में पूरी हो जाए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपका अपना परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ है, यहाँ तक कि आपको इस वजह से अपना घर भी छोड़ना पड़ा है। माना कि तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी है, लेकिन सिर्फ एक नौकरी काफी नहीं है। मैं क्यों ऐसे लड़के के हाथों में अपनी बेटी का हाथ दूं, जिसके खुद के परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया है? सर, आपने तो जैसे फैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत में आप रिश्ते की हामी नहीं भरेंगे। आप एक बार समाज, जाति, धर्म, ऊंच नीच इन सबको एक साइड में रखकर सिर्फ हमारे बारे में सोच कर देखिए ना। आप बस सानिया का हाथ मेरे हाथों में दे दीजिए। सर, मैं वादा करता हूँ आपसे कि जिंदगी में कभी आपको इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में डाल दूंगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। विराट ने उनके आगे हाथ जोड़ लिया, लेकिन वसीम साहब नहीं पिघले। मुलाकात का टाइम खत्म हुआ। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब आप जा सकते हैं। बहुत जिद्दी है ना आप? तो फिर सुन लीजिए आप भी, मैं भी जिद का बाप हूँ। मैं नहीं मानता आपके इस फैसले को। अरे, इस मामले में तो मैंने अपने पापा की नहीं सुनी, फिर ससुर जी की ही क्या ही सुनूंगा। निकलो यहाँ से अभी के अभी। वसीम साहब गुस्से में बोले, ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन कल फिर आऊंगा, और तब तक आऊंगा जब तक आप अपने फैसले को बदल नहीं देते। सानिया मेरी जिंदगी है, और उसे मैं किसी को भी नहीं छीनने दूंगा, उसके बाप को भी नहीं। विराट की आंखों में इस वक्त जो जुनून था, उसे वसीम साहब ने साफ महसूस किया।
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। विराट वहां से बाहर निकल गया और छोड़ गया अपने पीछे सोच में डूबे वसीम साहब को। अगले दिन प्रिया सोकर उठी तो बेड खाली था। कबीर कमरे में नहीं था। उसने बाथरूम की तरफ देखा, उसका दरवाजा बाहर से बंद था। इसका मतलब वो वहां भी नहीं था। और इतनी सुबह ये कहाँ चले गए? खुद से सवाल करती वो उठकर बाहर आ गई। किचन में खटपट की आवाज़ सुनकर उसे लगा कि वो वहाँ है। आज खुद से क्यों नाश्ता बनाने लगे? सोचते हुए उसके कदम किचन की तरफ बढ़ चले, लेकिन वहाँ कबीर की जगह सना को देखकर वो निराश हो गई। आप ही जग गई आप? अब कैसी तबीयत है आपकी? सना के फिक्र भरे सवाल ने उसे हैरान कर दिया। मुझे क्या हुआ है और तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गई? उसने पूछा, क्योंकि सना रोज 10 बजे के बाद ही आती थी। वैसे तो कबीर के लिए रोज नाश्ता प्रिया ही बनाती थी, लेकिन छुट्टी वाले दिन कबीर प्रिया के लिए कुछ स्पेशल बनाता था और प्रिया वहीं खड़ी होकर उस रेसिपी को सीखती थी ताकि अगली बार वो खुद उस डिश को बना सके। वो साहब जी ने फ़ोन करके बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आपके साथ रहने को बोला। उन्हें जल्दी जाना था ना आज, सना ने उसके सवाल के जवाब में बताया। ओह! प्रिया ने हुंकार भरी। तभी सना ने उसे नींबू पानी थमा दिया तो प्रिया ने कहा, तुम जानती हो ना कि इस वक्त मैं चाय पीती हूँ। हाँ, लेकिन साहब जी ने कहा है कि जब आप जगें तो आपको ये दे दूँ, फिर स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी। ठीक है, बढ़िया साहब की चमची। प्रिया मुंह बनाकर बोली तो सना हंस पड़ी। वो बहुत फिक्र करते हैं आपकी, रहने दें, उनकी ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है। इतनी ही फिक्र रहती तो इस वक्त मेरे साथ होते। प्रिया मुंह बनाकर बोली, उसे आज कबीर के साथ रहना था, कल के लिए उससे माफी मांगनी थी, उससे मेहर से रिलेटेड सवाल पूछने थे, लेकिन वो तो उसके जागने से पहले ही चला गया। दोपहर में उसे बहुत बेचैनी सी हो रही थी, इसलिए उसने सना से मार्केट चलने को कहा। ये सोचकर कि इसी बहाने थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और कुछ खरीदारी भी हो जाएगी। लेकिन सना को कोई और जरूरी काम था, इसलिए उसने मना कर दिया तो प्रिया अकेली ही शॉपिंग के लिए चल दी। इधर विराट और सानिया वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। प्लीज सानिया, रोना बंद करो यार, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। विराट ने नाराजगी से कहा तो सानिया और जोर से रोने लगी। रोना तो और क्या करूं मैं, अब तो शायद सारी जिंदगी आंसुओं में कटने वाली है। क्यों, मैं मर गया हूं जो तुम्हें सारी जिंदगी आंसू बहाने हैं? विराट ने नाराजगी से कहा, जबकि उसका मन भी भारी हो चला था। लेकिन उसे कमजोर नहीं पड़ना था। विराट, सानिया रोते रोते चीख पड़ी। अच्छा, ये शब्द सुन नहीं पा रही हो, लेकिन रोकर जो मुझे हजारों मौत मार रही हो उसका क्या? तुम्हारे ये आंसू मुझे मेरी बेबसी का एहसास करा रहे हैं, मुझे जता रहे हैं कि मैं नाकाम हूं अपनी मोहब्बत को उसकी खुशियां देने में। नहीं विराट, ऐसा नहीं है, तुम नाकाम नहीं हो, सानिया ने तुरंत कहा तो विराट बोला, अच्छा भरोसा है मुझ पर? हद से ज्यादा। फिर ये आंसू क्यों? जब भरोसा है तो इस बात पर भी यकीन कर लो कि तुम्हें मुझसे दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती, चाहे वो तुम्हारे और मेरे पापा ही क्यों ना हो। लेकिन विराट, सानिया ने कुछ कहना चाहा पर विराट ने उसकी बात काट दी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम सब मुझ पर छोड़ दो और आराम से जाकर सो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। सानिया अब भी परेशान थी, लेकिन विराट की बातों में झलक रहे आत्मविश्वास को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर और बात करने के बाद विराट ने फोन कट कर दिया। दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने कबीर को कॉल किया। उसकी हर परेशानी का हल उसके भाई के पास होता था। हाँ विराट, कैसे हो? कबीर ने कॉल पिक करते ही सवाल किया। ठीक हो भाई, आप कैसे हो? प्रिया कैसी है? विराट ने पूछा तो कबीर ने कहा, हम दोनों ठीक हैं, लेकिन तू कुछ परेशान सा लग रहा है। अपने भाई को नहीं बताएगा? भाई, मैं सानिया से बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके और अपने पेरेंट्स को इस शादी के लिए कैसे कन्विंस करूँ। विराट की बात को कबीर ने शांति से सुना और फिर बोला, एक बात मान, उनसे सामने से बात कर। की थी भाई, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। विराट ने उदास होकर कहा तो कबीर बोला, कोई बात नहीं, हर बार इनकार होगा जरूरी तो नहीं है ना। देखो विराट, वो एक बेटी के पिता हैं, ऐसे बिना सोचे समझे किसी के हाथ में उसकी जिंदगी थोड़े ही ना सौंप सकते हैं। हर बाप अपनी बेटी के लिए बेस्ट पर्सन ढूंढता है, तुम्हें बस वो बेस्ट पर्सन बनना है उनकी नज़र में। तुम एक बार और कोशिश करो और बिना डरे हिचके अपनी बात रखो, उन्हें अपनी चाहत का यकीन दिलवाओ। आई एम श्योर वो इनकार नहीं करेंगे, और अगर वो नहीं माने तो? विराट ने अपना डर जाहिर किया तो कबीर हल्के फुल्के अंदाज में बोला, फिर क्या, हम भगा कर ले जाएंगे तुम्हारी दुल्हनिया को, गांधीगिरी से नहीं तो दादागिरी से ही सही, मानना पड़ेगा उन्हें। विराट हंस पड़ा। कबीर ने फोन रख दिया। उसकी बातों ने विराट के अंदर एक नया आत्मविश्वास को जगा दिया था। वो खुद से बोला, अब तो आपसे ठीक से बात करनी ही पड़ेगी ससुर जी, मैं अपनी जान को इस तरह रोते नहीं देख सकता, ना ही अपने उस सपने को टूटने दे सकता हूँ जो मैंने और सानिया ने मिलकर सजाए हैं। मैं सानिया को नहीं खो सकता, चाहे इसके लिए मुझे आपके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाना ही क्यों ना पड़े। वो खिड़की के पास चलाया और आसमान में चांद तारों को देखते हुए कल के बारे में सोचकर मन ही मन तैयारी करने लगा कि वहाँ उसे कैसे और क्या बात करनी है जिससे सानिया के पापा इस शादी के लिए मान जाएं। सानिया भी अपने कमरे की छत निहार रही थी। उसके जहन में यही सवाल था कि विराट उसके पापा को कैसे राजी करेगा।
वो जानती थी कि विराट ने अगर उससे वादा किया है तो उसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। शायद उसके पापा किसी तरह से तैयार भी हो जाएं, लेकिन उसे डर दादा जान का था। उनके रहते ये शादी नामुमकिन थी। अगले दिन विराट सानिया के घर पर था। वो बड़ी मुश्किल से अंदर आ पाया था। वो भी तब जब सानिया की अम्मी उसे लेने खुद गेट तक गई थी, वरना तो बाहर गेट पर मौजूद गार्ड उसे अंदर आने ही नहीं दे रहा था। वो उसे हॉल में बैठाकर खुद वसीम साहब को बुलाने चली गई। वो उन दोनों का इंतजार कर रहा था, तभी दादा जान वहां आ गए। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? दादा जान ने गुस्से में पूछा। वो उसे पहचान गए थे, उनके पास उसकी फोटो मौजूद थी। विराट ने उनसे नजरें मिलाई और मुस्कुराकर सहजता से बोला, मेरा नाम विराट है और मैं यहाँ आपके बेटे से सानिया का हाथ मांगने आया हूँ। विराट की बात सुनकर दादा जान बुरी तरह भड़क गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में हमारे सामने खड़े होकर हमारी पोती से रिश्ते की बात करने चला है, बेशर्मों की तरह। उनके अंदाज पर विराट फिर मुस्कुराकर नॉर्मली बोला, ये बेशर्मी नहीं है दादा ससुर जी, प्यार है। लेकिन अपनी पोती की शादी सिर्फ अपने घमंड और लालच के लिए किसी घटिया लड़के से करवाने की कोशिश के बाद भी अकड़ दिखाना बेशक बेशर्मी है। और मेरी हिम्मत का अंदाजा तो अब तक आपको लग जाना चाहिए था, क्योंकि आपकी हर कोशिश नाकाम करके मैंने अपने प्यार को बचाया और आज आपके घर में आपके सामने मौजूद हूँ। ए लड़के! दादाजान गुस्से में आगे कुछ कहते तभी वसीम साहब की आवाज आई, तुम यहाँ? विराट ने उन्हें देखा तो दादाजान को इग्नोर करके उनकी तरफ बढ़ गया और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया, जिसका उम्मीद के मुताबिक कोई उत्तर नहीं मिला। तुम यहाँ क्यों आए हो? कल तुम्हें समझा दिया था ना कि मैं अपनी बेटी का हाथ कभी तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। वसीम साहब ने कहा तो दादाजान के होंठों पर एक तीखी सी मुस्कान आ गई। सर, मुझे याद है आपने क्या क्या कहा था, समाज, जाति, धर्म, पैसा, हैसियत, वो हर एक एंगल जिसकी वजह से आपकी नज़र में हमारी शादी नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत सोचा, लेकिन आपके रीज़न क्यों ज़रूरी हैं ये समझ नहीं पाया। इसलिए मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि क्या एक खुशहाल शादीशुदा लाइफ के लिए सिर्फ ये बातें ही ज़रूरी हैं? प्यार, रेस्पेक्ट, भरोसा, मर्जी, ये सब कुछ मायने नहीं रखते? विराट पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख रहा था, जैसे उसके मन का सारा डर और सारी घबराहट कहीं दूर भाग गई हो। उसके मन में सिर्फ एक बात थी कि अब जब जंग के मैदान में उतर गया है तो उसे अब ये लड़ाई लड़नी ही है और जीतनी भी है। अपनी मोहब्बत को हासिल करना है। वसीम साहब खामोश हो गए। सच तो था कि उनके पास विराट के सवाल का कोई जवाब नहीं था। अब तक सानिया भी आ गई थी। विराट ने उसे देखकर आगे कहना शुरू किया, सर, मैं सानिया से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए हर चीज़ से कहीं ज़्यादा ज़रूरी वो है, उसकी खुशी है। उसके अलावा मुझे अपनी ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ज़िंदगी की चुनौतियों से डर नहीं लगता, लेकिन सानिया को खोने की सोच से भी सिहर जाता हूँ। इसलिए मैं यहाँ आज आपसे अपनी ज़िंदगी मांगने आया हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ सिर्फ सानिया के लिए आया हूँ सर। आप हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दें। मैं ये नहीं कहता कि उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। वसीम साहब को विराट की आंखों में सच्चाई और सानिया के लिए बेपनाह चाहत दिख रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो सानिया की तरफ मुड़कर बोले, क्या आप भी यही चाहती हैं जो ये कह रहे हैं? सानिया कुछ कहती उससे पहले ही दादाजान चीख पड़े, वसीम! एक मिनट बाबा। वसीम साहब ने उन्हें हाथ दिखाकर शांत रहने का इशारा किया और सानिया से पूछने लगे, बोलिए सानिया, जवाब दीजिए। लेकिन सानिया कुछ नहीं बोल सकी, सिर्फ रोती रही। विराट से उसका रोना देखा नहीं गया तो वो बोल पड़ा, सर प्लीज रहने दीजिए, वो मुझसे प्यार करती है लेकिन इस वक्त कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो आपसे और आंटी जी से भी बहुत प्यार करती है। लेकिन फिर भी आज इन्हें आप में या हम में किसी को तो चुनना ही पड़ेगा। हम ये मुद्दा आज ही ख़त्म करना चाहते हैं। सानिया बोलो, अगर हम आपकी शादी इनसे ना करें तो कोई परेशानी तो नहीं है ना आपको? सानिया इस बार भी खामोश रही, लेकिन उसके रोने में तेजी आ गई थी। जबकि विराट बेबसी से उसे देख रहा था। वो इस वक्त चाहकर भी उसके आंसू नहीं पहुंच सकता था। जवाब दो सानिया। वसीम साहब की आवाज़ इस बार तेज थी। बाबा, ये सच है कि मैं विराट से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अम्मी और आपसे ज़्यादा प्यार मैं किसी और से नहीं करती, और अगर आप नहीं चाहते तो मैं। सानिया खामोश हो गई। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली और कांपते होंठों से बोली, तो मैं विराट से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। विराट की आंखें भी भर आई। उसे तकलीफ जरूर हुई सानिया की बात सुनकर, लेकिन वो उसकी कश्मकश को भी समझ रहा था कि इस वक्त वो किस धर्म संकट में है। एक तरफ उसके पिता तो दूसरी तरफ उसका प्यार था। फिलहाल बाप का मान प्रेमी के प्यार पर भारी पड़ रहा था। उसे इस वक्त अपनी चाहत पर फक्र महसूस हो रहा था। सानिया का अपने पेरेंट्स के लिए प्यार देखकर उसे वो दिन याद आया जब वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर चला आया था। ये बात उसे हमेशा गिल्ट से भर देती थी, लेकिन आज उसके गिल्ट में इजाफा हो गया था। सच में लड़कियों जितना त्याग कोई नहीं कर सकता। एक वो था जिसने अपने माँ बाप से ऊपर अपनी खुशी, अपना प्यार चुना था, और एक सानिया है जो उससे इतना प्यार करने के बाद भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने माँ बाप का मान रख रही थी। हमें लगता है कि आपको आपका जवाब मिल गया, अब आप जा सकते हैं।
दादाजान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तो विराट ने गहरी सांस भरी, फिर सानिया की तरफ मुड़ा। वो भी अपनी भरी आंखों से उसे देख रही थी। विराट को अपने पास आते देखकर वो रो पड़ी। तो विराट ने उसके आंसू साफ किए और कहा, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे आंसू मुझे कितनी तकलीफ देते हैं, फिर बार बार इन्हें क्यों बहाती हो? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं निभा पाई। तुमने मेरे लिए कितनी तकलीफ सही, अपना घर अपना परिवार छोड़ सड़कों पर धक्के खाए। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी मैं हूँ, लेकिन मेरे लिए शायद तुम हमेशा दूसरे नंबर पर थे। इसलिए जब जब मुश्किलें आई, सबसे पहले मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। मैं तुम्हारी बेपनाह चाहत के लायक नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। सानिया रोते हुए बोली, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन ये भी सच है कि आज तुम्हारे इस फैसले पर मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैंने उस लड़की को चाहा है जो बेपनाह चाहत के बावजूद उस इंसान को सिर्फ इसलिए छोड़ने को तैयार है क्योंकि ऐसा उसके पिता चाहते हैं। मैं तुम्हारे इस फैसले के साथ हूँ क्योंकि ये एकदम सही है। वैसे भी जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर काबिल बनाया, उन्हें दुखी करके हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। बहुत बड़ी गलती हुई है विराट, हमें ऐसे सपने देखने ही नहीं चाहिए थे जिनका पूरा होना मुमकिन ही नहीं था। हमने कुछ गलत नहीं किया, प्यार किया है और ये चाहा है कि हमारे अपने हमें समझें, उनकी मर्जी से हमारी शादी हो। लेकिन विराट कहते हुए रुका, फिर बोला, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कि तुम मुझे चुनो। बस एक बात कहनी थी कि हमेशा खुश रहना। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तो तुम्हारे साथ जा रही हैं। अब जिंदगी सिर्फ मजबूरन गुजारनी है, खुद को खत्म नहीं कर सकती ना, हमारे खानदान की बहुत बदनामी होगी। सानिया अपनी सिसकियों को जबरन रोकते हुए बोली। तो बाबा ने तेज आवाज में नाराजगी जताई। सानिया ने मुंह फेर लिया और अपनी अम्मी के गले लगकर रो पड़ी। विराट खुद को संभालते हुए वसीम साहब से बोला, सर जानता हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन आपकी बेटी मुझ पर जान देती है, प्लीज उसे संभाल लीजिएगा। विराट की आंखें डबडबा गई, आवाज भी रुंधने लगी। तो वो तेज कदमों से वहां से बाहर जाने को हुआ। तभी वसीम साहब की गंभीर आवाज ने उसके कदम रोक दिए। बरखुरदार, हमारी बेटी का जवाब सुन लिया, हमारा जवाब भी तो सुनते जाओ। विराट पीछे मुड़कर उन्हें देखने लगा। तो वो बोले, माना कि जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन अब भी शादी ब्याह की बातें घर के बड़ों का करना ही ठीक लगता है। विराट नासमझी से उन्हें देखता रहा। तो वो मुस्कुरा पड़े। अरे भाई, हमें अपने मम्मी पापा से मिलवाइए, उनसे रिश्ते की बात करके हमें ज्यादा खुशी होगी। विराट की आंखों में अब तक रुके आंसू बह चले। वो वही घुटने के बल बैठ गया और अपना चेहरा हथेलियों में भरकर रो पड़ा। जबकि सानिया दौड़कर अपने बाबा के गले लग गई। आप हमारी जान है बेटा, हमारे जिगर का टुकड़ा। हमें खुशी हुई कि आप हमारे लिए अपने प्यार को छोड़ने को तैयार हो गई। लेकिन बेटा, आपके बाबा इतने सेल्फिश नहीं हैं जो अपने झूठे अहम और आना के लिए अपने बच्चों की खुशियां छीन लें और उनकी जिंदगी आंसुओं से भर दें। हमें आपके लिए विराट से अच्छा और काबिल लड़का नहीं मिल सकता। वसीम साहब की बात पर सानिया रोते रोते मुस्कुरा दी। वसीम, ये क्या बेवकूफ़ी है? आप ऐसे किसी भी लड़के से शादी कर देंगे, इस खानदान की लड़की की? हमें ये माँ बेटी इसीलिए पसंद नहीं है और आपको भी इनसे दूर रखना चाहा, लेकिन इन दोनों ने आपको भी पट्टी पढ़ा ही दी। इन दोनों ने कुछ नहीं कहा मुझसे, बल्कि इन्होंने तो मेरे फैसले पर सर झुका दिया था। लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मेरी सोच को बदलने पर मजबूर किया इन बच्चों की मोहब्बत ने, इस लड़के की आंखों की सच्चाई ने। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमें लगता था कि आप हमारे खानदान का नाम बढ़ाएंगे, लेकिन आपने तो इसे अपने हाथों से डुबोने की पूरी तैयारी कर ली है, अपनी बेवकूफ़ बेटी की मोहब्बत में। लेकिन हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। अपने बाप दादा की बनाई इज्जत को कायम रखने के लिए हमने सारी ज़िंदगी मेहनत की है। इसे ख़राब करने की इजाज़त हम किसी को नहीं देंगे। हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आपकी जैसी मर्ज़ी बाबा, मैं आपका खून हूँ। आप चाहें तो अपनी नाफ़रमानी के लिए मुझे कोई भी सज़ा दे दें। लेकिन मैं अपनी बेटी को ज़िंदगी भर रोने तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकता, वो भी किसी की झूठी शान और इज़्ज़त के नाम के लिए। वसीम साहब ने सिर झुकाकर कहा। तो दादाजान गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चले गए। थैंक यू सो मच सर, आपने आज सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी जिंदगी लौटाई है। विराट ने अपने हाथ जोड़ लिए थे और फिर से रो पड़ा था। सानिया से उसकी हालत नहीं देखी गई तो वो उसकी तरफ बढ़ी। फिर उसे कुछ याद आया तो वो रुक गई और अपने बाबा की तरफ देखने लगी। उन्होंने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से उसे विराट के पास जाने को कहा। सानिया दौड़कर उसके पास आई और विराट की तरह ही नीचे बैठ गई और उसे गले लगा लिया। दोनों हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। सच ही है, जब इंसान को उम्मीद के विपरीत खुशियां मिल जाती हैं तो उनकी हालत दीवानों जैसी हो जाती है, और ये दोनों तो पहले ही दीवाने थे। उन दोनों को ऐसे देखकर अम्मी बाबा की आंखें भी नम थी। वसीम साहब को भी एहसास था कि वो कितना बड़ा पाप करने जा रहे थे इन दोनों को जुदा करके। उन्होंने अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें ये गुनाह करने से बचा लिया। प्रिया शॉपिंग कर रही थी, तभी किसी से टकरा गई। उसने जल्दी से सॉरी कहा और आगे बढ़ गई। काश कि ऐसी गलती हर रोज होती हम दोनों से। पीछे से आती आवाज पर प्रिया ने मुड़कर देखा।
सामने अभय खड़ा बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर प्रिया की आंखों में उसके लिए घिन झलकने लगी। शादी के बाद और भी कातिलाना लगने लगी हो। अभय ने गंदी नजरों से उसके शरीर का मुआयना करते हुए कहा तो प्रिया ने अफसोस से सिर हिला दिया। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से और किसी सोच की उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खैर मैं सुन ही क्यों रही हूँ कुछ। यहाँ के लोग मेरे पति का सम्मान करते हैं। तुम जैसे लोगों के साथ खड़े होकर मुझे उनकी और अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। प्रिया की बातों से पहले तो अभय तिलमिला गया, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि वो जोर से हंसने लगा। प्रिया हैरानी से उसे देखने लगी। उसे सामने खड़ा इंसान कोई दिमागी मरीज लग रहा था। अभय ने मॉल के कॉफी शॉप की ओर इशारा करते हुए व्यंग्य किया। वैसे अभी देख कर आया हूँ मैं, बहुत इज्जतदार है तुम्हारे पति। यहाँ अपनी इज्जत में चार चांद लगाने आया है वो, किसी और लड़की के साथ। प्रिया ने भी उस तरफ देखा तो सुन रह गई। सामने कबीर के साथ मेहर थी। मेहर बहुत परेशान और इमोशनल दिख रही थी। कबीर उससे कुछ कह रहा था, शायद कुछ समझा रहा था। कुछ देर बाद वो खड़ा हुआ तो मेहर भी उठकर अचानक से उसके गले लग गई। अब वो खुश लग रही थी, शायद कबीर की बातों की वजह से। कबीर के होंठों पर भी मुस्कुराहट थी। प्रिया तड़प गई, उसकी आंखें नम हो गई। उसके जख्मों पर नमक लगाने का काम अभय के शब्दों ने किया। मैंने अपनी होने वाली वाइफ को किस करना चाहा था तो तुम्हारे खानदान ने मुझे कैरेक्टरलेस घोषित कर दिया। इस सच्चाई की मूरत से तुम्हारी शादी करवा दी। मैं बुरा था चलो मान लिया मैंने, लेकिन ये कौन सा दूध का धुला है जो अपनी बीवी के होते हुए यहाँ दूसरी लड़की के साथ कॉफी डेट पर आया है। फिलहाल तो इतनी भीड़ में सिर्फ गले लगाकर काम चला रहा है बेचारा, अकेले में तो पता नहीं क्या क्या। अभय ने बात अधूरी छोड़ दी। प्रिया उसे कोई जवाब नहीं दे पाई। अभय वहां से चला गया। उसका काम हो गया था। उसने प्रिया के दिमाग में जहर डाल दिया था। तभी कबीर की नजर भी प्रिया पर पड़ गई। वो उसके पास आने लगा। ये देखकर प्रिया वहां से निकल गई। कबीर को डर था कि प्रिया उसे गलत ना समझ ले, इसलिए वो भी उसके पीछे आया। लेकिन प्रिया ने अब तक टैक्सी ले ली थी। उसने प्रिया को कई सारी कॉल्स की, लेकिन प्रिया ने आंसर नहीं किया। कबीर घर पहुंचा। अपने पास मौजूद चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आया। प्रिया कमरे में थी। सना घर जा चुकी थी। कबीर कमरे में आया। प्रिया बिना चेंज किए बेड पर बैठी दीवार को घूरे जा रही थी। कबीर उसे समझाने के लिए जैसे ही बेड पर बैठा वो उठकर खड़ी हो गई और सोफे की तरफ चली आई। कबीर ने गहरी सांस ली और फिर उठकर उसके पास आया और जैसे ही उससे बात करने की कोशिश की तो वो कमरे से निकलकर छत पर चली गई। कबीर नहीं चाहता था कि उनका बनता रिश्ता बिगड़े, इसके लिए उसका प्रिया से बात करना बहुत जरूरी था। इसलिए वो भी ऊपर छत पर चला आया। देखा तो वो एक कोने में खड़ी थी। प्रिया ने उसकी हार्ट महसूस कर ली, लेकिन उसकी तरफ देखा तक नहीं। कबीर उसके पास आकर खड़ा हुआ तो वो वहां से भी हटने को हुई, लेकिन इस बार कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। छोड़िए मुझे, प्रिया बिना मुड़े बोली। अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से आजाद करने की कोशिश करती रही, लेकिन कबीर की पकड़ मजबूत थी। इसलिए उसे उससे खुद को छुड़ाने के लिए कहना पड़ा, पहले मेरी बात सुन लो। कबीर बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे जाने दीजिए। प्रिया अब भी खुद को छुड़ाने के लिए झटपटा रही थी। नहीं, मैं तुम्हें बिना सच बताए कहीं नहीं जाने दूंगा। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्रिया चिल्लाकर बोली तो कबीर की पकड़ ढीली हो गई। उसने कहा, तुम जानती हो ना कि मैं कभी तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना कभी की है ना करूंगा। लेकिन इस वक्त हमारा बात करना जरूरी है। मैं हमेशा की तरह इस बार हमारे बीच चुप्पी की दीवार नहीं चाहता। प्रिया ने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगी तो कबीर ने उसको कंधों से पकड़ लिया और झल्ला कर बोला, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो यार, ना कुछ बोलती हो ना सुनती हो। अगर कोई बात है, कोई परेशानी है तो एटलीस्ट बात तो करो। और उसके बारे में। प्रिया ने मुंह फेर लिया तो कबीर ने मुंह से सांस छोड़ी और शांत आवाज में बोला, मेहर मुझसे कुछ पर्सनल बात करना चाहती थी, इसलिए हम वहां गए थे। कबीर ने उसकी आंखों में देखकर सच्चाई बयान कर दी, लेकिन प्रिया के दिमाग में तो मिसेज जावेद की बातें, अभय का घोला हुआ जहर और आंखों के सामने मेहर का कबीर के गले लगना याद आ रहा था। आप कहीं भी जाएं, किसी के साथ रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया नजरें फेर कर रूखेपन से बोली तो कबीर ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में झांक कर पूछा, सच में? प्रिया ने उसे यकीन दिलाना चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आंखों में देखकर वो ये नहीं कह पाई। नजरें वापस से नीचे हो गई थी। फिर इस बेचैनी की वजह जान सकता हूं मैं? क्यों इतना फर्क पड़ता है तुम्हें किसी और के साथ मुझे देखकर? कबीर ने पूछा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप भी इस गलतफहमी से बाहर निकल जाइए कि मैं आज भी आपसे प्यार करती हूँ और एक दिन हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा। प्रिया के लहजे में ना जाने ऐसा क्या था कि उसकी हर बात को हंसकर टाल देने वाले कबीर को आज पता नहीं क्यों कुछ चुभ सा गया। उसने प्रिया को छोड़ दिया तो प्रिया ने चौंक कर उसे देखा। मुझे आपकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिया कह रही थी, जबकि कबीर अपने कदम पीछे बढ़ा रहा था। इस वक्त उसके होठों पर अलग सी मुस्कान थी जो प्रिया को भी अजीब लगी। वो उसे खामोश होकर देखने लगी कि अचानक से उसके दिमाग में कुछ खटका। उसने कबीर के पैरों की तरफ देखा जो लगातार पीछे हो रहे थे। बस कुछ कदम के फासले पर ही छत का अंतिम छोर था जो खुला था। प्रिया की आंखें डर से बड़ी हो गई। वो तेजी से कबीर की तरफ बढ़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। इस वक्त ना जाने उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि कबीर जैसे अच्छी कदकाठी के मालिक को उसने इतनी आसानी से एक तरफ खींच लिया था।
दिमाग खराब हो गया है आपका? बिना देखे पीछे क्यों चल रहे थे? अगर कहीं आपको कुछ हो जाता तो? टिया ने गुस्से में उसे झकझोर दिया। अगर कबीर छत से गिरता तो उसे पक्का गंभीर चोट आती। ये सोचकर ही उसकी आत्मा कांप गई। टू बी कंटिन्यूड।